अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे सर हैं? आई मीन किससे है कैसे हैं सर सर आप? आप? सर क्या सुनाने जा रहे हैं? मज़े का किस्सा है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन किस्सा बहुत मज़े का है। आपकी अपनी स्टोरी? मेरी नहीं है, स्टोरी किसी और की है। लेकिन मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक शाम में मुझे मेन गेट से, मेरे जो अपार्टमेंट का जो मेन गेट है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, वहाँ से गार्ड की कॉल आती है मेरे मोबाइल पर कि डॉक्टर साहब एक बंदा है आपसे मिलना चाह रहा है। तो अमूमन मेरे घर पर कोई आता नहीं है, तो मुझे हैरानगी, मैंने कहा कौन है, कोई तुम जानते हो, नाम पूछो, नाम बताओ। तो उसने नाम पूछ के बताया, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा किसी बंदे को नहीं जानता। वो कह रहा है कि वो आपके वीडियोस देखता है और वो आपसे मिलना चाह रहा है और कह रहा है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मिलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको वहीं बिठाओ, मैं वहीं आ जाता हूँ। खैर मैं अपार्टमेंट से अपने नीचे उतरा और सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर गया। वहाँ वो बंदा अंदर ही बैठा हुआ था, तो मुझे देख के खड़ा हो गया। एक जैसे अजीब सी उसके अंदर एक बेचैनी और बेताबी थी कि मुझे जल्द अज जल्द जो भी उसके दिल में है सब बताए। लेकिन वो जैसे ही बात करना स्टार्ट करता था तो उसकी आवाज़ में एक हकलाहट सी आ जाती थी, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गई कि तुम्हारे साथ मसला है, तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, हम ऊपर चल के बात करते हैं, मैं तुम्हें पानी शानी पिलाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि वहाँ पे गार्ड वार्ड भी थे तो शायद उस हिसाब में भी थोड़ा सा होगा। मैं उसे ले गया अपने घर, अपने अपार्टमेंट में। वहाँ उसको लाउंज में बिठाया, मैंने पानी वानी दिया, फिर मैं उसको रिलैक्स किया, बैठा उसके साथ, गपशप की, सलाम दुआ ली, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, इस तरह से थोड़ा सा उसको एक कंफर्ट जोन में ले आया मैं। और फिर मैंने उससे सवाल किया कि अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। कह रहा काशिफ भाई मसला ये है कि मेरे पीछे एक चीज़ लग गई है, वो है औरत, और मेरी उससे जान छुड़वा दें क्योंकि मैं उसके चक्करों में बिल्कुल तबाह हो गया हूँ। मेरा कारोबार तबाह हो गया है, मेरा घर तबाह हो गया है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरा कोई दोस्त नहीं बचा, मैं लोगों का कर्जी हो गया हूँ, मैं बिल्कुल दरबदर हो गया हूँ। आप मेरी मदद करें किसी भी हवाले से, जो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने उसका नाम शाम पूछ के और उससे कहा ठीक है, तुम जो है वो मेरे पास, मैं जब बुलाऊंगा तब आ जाना। नंबर एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद वो चला गया जनाब। अच्छा, 2 दिन के बाद उसकी दोबारा मुझे कॉल आती है कि डॉक्टर साहब मैं आया हुआ हूँ और गेट पर हूँ, तो चौकीदारों से कहें कि मुझे आपसे मिलवा दें। तो मैंने गार्ड को बोला, मैंने कहा इसको छोड़ दो। ये आ गया मेरे ऊपर अपार्टमेंट में। तो मुझसे कहने लगा काशिफ भाई आपने देखा क्या मसला है, क्या नहीं है। मैंने कहा यार मुझे जब तक तुम सच्ची और क्लियर चीज़ नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तुम एक्यूरेट बताओ कि तुम्हारे साथ होता क्या है और कब से शुरू हुआ है और कैसे शुरू हुआ है। तो कहता है कि डॉक्टर काशिफ मेरी एक फ्रेंड थी, शादी के बाद की बात बताता कि मेरी एक फ्रेंड थी और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरी कुलीग भी थी, हम साथ काम भी करते थे। फिर उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। जैसे दोस्तों में होता है कि चल यार मेरे पास अभी इतना पैसा पड़ा है, तुम अपना काम स्टार्ट कर लो, मुझे इसका परसेंटेज फिर देते रहना। सही हो गया। पार्टनरशिप में तुम्हारी मेहनत होगी, मेरा पैसा होगा। बोला हम साथ पढ़े भी थे तो पुराना रिश्ता था, लेकिन वो शादी के बाद एक दोस्ती हमारी जो होती है वो उस तरह की थी कि मेरी बीवी को भी पता था कि जो है वो मैं दोस्त हूँ उसका, तो उसको भी इतना बुरा नहीं लगता था। खैर उसने मुझे पैसे वैसे दिए और पैसे देने के बाद मैंने एक छोटा सा खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अच्छा, प्रॉफिट होने लगा, पैसे आने लगे, तो मैं
उस अपने पार्टनर को, जो लड़की थी, उसको ईमानदारी से उसकी जितनी भी रकम होती थी मैं उसको मंथली दे देता था। जो भी हिस्सा बनता था उसका कर्जा और प्रॉफिट निकाल के उसको देता था और सिर्फ प्रॉफिट में अपने पास रखता था, ताकि उसका कर्जा भी साथ साथ मैं उतारता जाऊं। मतलब 3-4 महीने में मेरा बिजनेस अच्छा चलने स्टार्ट हो गया। जब बिजनेस अच्छा स्टार्ट हो गया और मैंने उसको पैसे देने शुरू कर दिए, तो उसने मेरे साथ एक डिमांड रख ली। उसने मुझसे डिमांड ये रख ली कि या तो इकट्ठे मुझे अपने पैसे सारे वापस कर दो, या तो मुझसे शादी कर लो। अब कहता है, डॉक्टर साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ये धोखा नहीं कर सकता था। वो जानती थी कि ये मेरी दोस्त है, और अगर मैं उसको इस हिसाब से कोई ऐसा स्टेप उठाता, कोई कदम उठाता, तो जाहिर सी बात है ये एक धोखा हो जाता मेरी बीवी के साथ। और जाहिर सी बात है मैं अगर उससे इजाज़त लेता तो ऐसी कौन सी बीवी होगी जो इजाज़त देगी। खैर, वो ये उस लड़की को बहलाता है, फुसलाता है कि यार देखो मैं शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन इस चीज़ से तुम हट जाओ। खैर, वो लड़की नहीं हटती। वो कहती है कि नहीं, तुम जो है वो मुझसे ही शादी करोगे। ये कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर यह है कि मैं अपना बिजनेस सारा बंद कर देता हूँ और तुम्हें पैसे तुम्हारे रिटर्न कर देता हूँ। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, ना हलाल का ना हराम का। खैर, लड़की थोड़ी ज़िद्दी होती है, अमीर माँ बाप की बेटी होती है, उसका दिमाग घूमता है, और वो इसकी बीवी को फ़ोन करके बोलती है कि ये जो बंदा है इसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। ओहो। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है कि कोई भी इंसान होगा वो फिलहाल तो मर जाएगा। अगर कोई सच्चा मर्द होगा और उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाता है तो वो गैरत में ही मर जाता है। ये बिजनेस से अपने वहाँ से घर आता है, इसकी बेगम बड़ा हाइपर हुई होती है कि मेरी तरफ से तुम्हें ऐसी कौन सी कमी थी कि तुमने उसका रेप करने की कोशिश किया। ये घबरा जाता है, पूछता है किसका, तो नाम लेती है, जी इसका तुमने जो है उसको ज्यादती करने की तुमने कोशिश की है, वो अपनी जान बचा के भागी है और उसने मुझे फ़ोन पे सब बता दिया। ये अपनी बेगम को A to Z सारा किस्सा बता देता है। तो जनाब वो लड़की अब क्या करती है, इसके घर आना शुरू करती है इसकी बेगम को इसके किस्से बताने के लिए। ये जब घर पर मौजूद नहीं होता, ओके। ये आती है और इसके रोज़ या हर दूसरे दिन तीसरे दिन कान भर के जाती है, ताकि इसकी बीवी इसको खुद ही छोड़ दे। और लड़कियों के साथ भी किया है इसने, और तुम्हारे सामने ये मासूम बनता है और इस तरह की चीज़ें। ये जब भी घर आता है, इसकी बीवी का एक रोज़ नया फड्डा पड़ा हुआ होता है इसके साथ। ये बड़ा परेशान होता है, बोलता है यार ये उस लड़की ने जब से ये गन डाला है मेरा घर जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बड़ा परेशान होता है, बोला यार कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ये क्या करता है, अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर देता है। बिजनेस वाइंड अप करके ये क्या करता है कि जिसको बेचता है उसी के पास कहता है मैं तुम्हारे पास मैनेजमेंट का बंदा बन के काम करूंगा और मुझे ये पैसे अर्जेंसी में चाहिए, मुझे देने हैं किसी को। वो क्या करता है, उसको जो खरीदता है वो उसको पेमेंट करता है, ये उस लड़की के मुंह पे मारता है पैसे, और उसी खाने की जो होटल होती है छोटी सी, उसमें अपना मैनेजर लग जाता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है, जॉब करना शुरू कर देता है। होता यही है कि वो लड़की उसके बावजूद भी इसके घर पर आती है, इसकी बीवी के कान भरती है। जब इसकी बीवी देखती है कि अब ये बहुत हो रहा है, मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, जब वो रियलाइज़ करती है तो वो डिसाइड करती है कि उसने इस लड़की का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है। ओके, ठीक है। अब जनाब उसकी बीवी क्या करती है, जब अगली बार जब ये लड़की आती है उसके चाय में जहर मिला देती है। और तेरी खैर। जब जहर मिलाती है तो ये लड़की आती है, ऐसे बातें करती और चाय पीती है और वापस चली जाती है। जब इसका मियाँ शाम में आता है, वो
उसको बताती है कि आज के बाद वो लड़की तुम्हें तंग नहीं करेगी। तो ये बोलता है क्यों, क्या हुआ? कहता है बस जो होना था वो हो गया, आज के बाद वो लड़की तुम्हें तंग नहीं करेगी। ये खुश हो जाता है, अच्छा भाई तंग नहीं करेगी। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, वाकई में ना कोई लड़की का मैसेज, ना लड़की का फ़ोन। ये कहता है तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया भाई कि वो तो पीछे ही हट गई, उसकी तो कोई मैसेज नहीं है। जो दिन में 100 मैसेजेस करती थी और अब कोई एक मैसेज नहीं है। तो बीवी खुश हो जाती है, बोले बस तुम्हारा काम हो गया ना, तुम अपने ध्यान दो काम पर, बाकी सब सही है। ये कहता है ठीक है, ये बड़ा रिलैक्स हो जाता है। 2-3 दिन के बाद ये देखता है कि वो लड़की इसके घर की तरफ जा रही है, जब ये काम से वापस आ रहा होता है। ये जाता है उस लड़की के सामने, अपनी गाड़ी रोकता है, उसको बोलता है तुम्हारा क्या काम है अब इस घर में जाने का? जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया और तुम मेरी बीवी को परेशान कर रही हो, हमारा एक घर का सिस्टम चल रहा है, तुम उसको खराब करने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे घर को सलामत नहीं छोड़ूंगी। ये बहरहाल उससे कहता है कि देख तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं तुझे अपने घर नहीं जाने दूंगा। ये वहां से ही पलट जाती है, ये अपने घर आ जाता है। घर आके बैठता है, अपनी बेगम से कहता है यार देखा वो आज दोबारा आ रही थी, तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर टकरा गई तो मैंने उसको रवाना कर दिया, और नहीं तो पता नहीं तुम्हारे कान किस तरह से भर के जाती, क्या करती। अच्छा, बीवी ये बात सुन के थोड़ा सा परेशान होती है कि ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने जहर दिया था उसने असर नहीं किया या ये बच गई है। खैर, ये डरते डरते क्या करती है, उस लड़की के फोन पर कॉल करती है। जब कॉल करती है तो उसके घर पर उसका फोन उसकी माँ उठाती है लड़की की, और उसकी ये दोस्त बन के बात करती है। तो इसकी माँ बताती है कि जी उसका तो इंतकाल हो गया है, इतने दिन हो गए। अब इसको एक अंदर में खौफ तारी हो जाता है। खौफ ऐसे तारी हो जाता है कि ये मर गई, मुसीबत लग गई, मर गई तो ये कौन थी जो मेरे मियाँ से टकराई है। खैर, ये बड़ा परेशान होती है। अब ये सोच में होती है कि मैं मियाँ को कैसे बताऊं कि मेरे हाथों से एक कत्ल हुआ है। ये बात भी नहीं बता सकती। खैर, मियाँ रात को सोता है तो इसके ख्वाब में वो लड़की आती है। वो लड़की कहती है मैं तुम दोनों का घर अब तबाह करके ही छोड़ूंगी, तुम्हारे बच्चे को भी अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, इनका एक बच्चा भी होता है? एक बच्चा होता है। ये उठ के बैठ जाता है। तो बेगम पूछती है क्या हुआ, तुम डर के उठे हो नींद से? तो कहता है नहीं, मैं डर के नहीं उठा, मैंने इस तरह का उस लड़की का ख्वाब देखा है कि वो हमारे बच्चे को भी ले जाएगी। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो ना, तुम एक बार उससे मिल लो, जाके उसके घर चले जाओ, उससे मिल लो, उसके माँ बाप से बात कर लो, हो सकता है कि मामला सेट हो जाए। कहता है हाँ, मशवरा तुम्हारा सही है। ये क्या करता है कि प्लान करता है उसके घर जाने की। ये जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ और बाप इसको बुला के अंदर बिठाते हैं। ये उनसे बातें स्टार्ट करता है शेयर करना, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये उनको रोता हुआ देखता है तो ये समझता है कि शायद उस बेटी की हरकतों की वजह से ये पशेमा हो रहे हैं और ये रो रहे हैं। तो कहता है देखिए जी, औलाद है, कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं होता, और ये इस तरह से जब बात करता है वो कहता है उसका बाप कि बेटा मेरी बेटी को मरे हुए तो इतना अरसा हो गया। अब जब वो ये बात सुनता है ये परेशान रहता, बोला नहीं, मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले वो मुझसे टकराई है, फिर उसके बाद मेरे ख्वाब में आई है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो उसको ले जाते हैं, उसका कमरा दिखाते हैं और सारी चीज़ें के देख वो मर चुकी है, अब जिंदा नहीं है। अब ये परेशान होता है। जो वहाँ से निकलता है, ये अपनी बेगम को रास्ते से फ़ोन करता है, कहता है कि बेगम वो जो बंदी है वो तो मर चुकी है, और फिर मुझे कौन नज़र आ रहा है इस तरह से, तो ख्वाब में क्यों आ रही है? वो कहती है आपका वहम है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप रिलैक्स हो जाएं, आप घर आ जाएं तो सब सेट हो जाएगा।
कहता है मुझे काशिफ भाई कि मैं जब उस रात जब उसके घर से होकर आया, अपने घर पर पहुंचा हूं, तो मैंने अपनी बीवी के बिहेवियर में एक मास जो है ना वो चेंज देखा है। उसकी आंखें, जब मैं घर में घुसा तो उसकी आंखें ऐसे देख रही थी मुझे जैसे मुझे अभी कच्चा खा जाएंगी। उससे बात करूं तो मुझे किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रही। आधी रात को उठ के लाउंज में पता नहीं किससे बातें करती है, कुछ पता नहीं है। मतलब वो रात काशिफ भाई मेरी जिंदगी की सबसे अजाब रात थी जब मैं उसके घर से होकर आया। मैं रात को सो रहा था, मेरी बीवी आती है और मेरा गला दबाती है। मैं चीख के उठता हूँ, उसको अपने आप से दूर करता हूँ कि भाई पागल हो गई हो, मुझे क्यों मार रही हो, मेरा गला क्यों दबा रही हो। तो फौरन होश में आ जाती है, कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो शायद नींद में थी। और अब वो कहता है यार ये नींद में ऐसी कौन सी नींद है मेरा गला दबा रही है, मतलब इससे तो मैं महफूज नहीं हूँ। ये उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम अभी सो जाओ। ये जागता है, इस पे दम वम करता है। ये लड़की, इसकी बीवी जो है वो सो जाती है। अब जनाब दूसरी रात कहता है काशिफ भाई फिर वही सीन, जो मेरे सामने खड़ी है वो मुझे मारने के लिए आ रही है। तो दूसरी रात जो है मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने इसके घर पे कॉल की रात को अपने ससुरालियों को कि भाई आपकी बेटी का कोई मसला है, ये आज इसने दूसरी बार मुझे मारने की कोशिश की है, आप मेहरबानी करके इसको ले जाए। तो वो कहते पागल हो गए हो, हमारी बेटी अच्छी खासी है, ले जाए। तुम फोन कर रहे हो 2 रात से कुछ नहीं हुआ और अब तुम मुझे फोन कर रहे, हमें फोन कर रहे हो कि ले जाए। बोला ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई परेशानी हो, नींद में कोई हरकत कर रही हो, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो, तुम्हें डराने की कर रही हो, तुम देखो। लड़ाई झगड़ा डरा रही है। अच्छा हाँ चलो। तो बहरहाल वो कहता है यार मेरी इधर जान पे बनी आई है और ये कह रहे हैं कि डराने की कर रहे हो। खैर सुबह होती है, ये जाग रहा होता है, बेगम इसकी उठती है, बड़ा रिलैक्स होकर चाय शाय नाश्ता वाश्ता बना के ये उसकी शक्ल ताक रहा है कि रात को ये मंजुलिका बन जाती है तो सुबह जो है ये नाश्ते दे रही है, खाने पीने। ये उसे कहता है यार बात सुनो, वो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, तो उसके पास चलते हैं, उससे मिलते हैं और उसको तुम्हारा इलाज करवाते हैं। तुम रात को उड़ जाती हो और इस तरह। अच्छा इसकी बीवी को याद भी नहीं रहता कि वो कोई रात में उठ रही है और रात में इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं। अरे काशिफ भाई मैं 2 दिन के बाद उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गया। साइकेट्रिस्ट ने उसको भर के नींद की गोलियां दे दी, नींद की टेबलेट्स दे दी। अब जब उसके पास नींद की टेबलेट्स आ गई तो वो, मैं रात को 1 गोली 2 गोली उसे खिला के जब सुलाता था, तो जब मैं उठता था तो वो मुझसे उठने से पहले मेरे बराबर में उठ के बैठी हुई होती थी, अंडरटेकर की तरह। कि अब गोलियों के बावजूद इसको नींद नहीं आ रही। ना फिर एक रात मैंने उससे पानी मांगा कि मुझे पानी दो, तो वो गोलियों का पूरा पत्ता मेरे पानी में मिला के ले आई। अब जब मैंने पिया तो उसका टेस्ट जाहिर सी बात है वो वैसा नहीं था। हाँ। तो मैंने उसी वक्त फेंका उसको। मैंने उसको झिंझोड़ा कि तू क्या लेकर आई है, क्या पिला के आई है, क्या पिलाना चाह रही है मुझे। लगा काशिफ भाई मैं बड़ा मोहतात हो गया उसके बाद कि मैंने इसके हाथ का खाना खाने भी छोड़ दिया। कुछ नहीं खाना। बोला मैंने सुबह हुई, इसके बाप को कॉल की, इसने रात ये हरकत की है। इसके बाप ने बोला अच्छा चलो तुम इसको हमारे पास भिजवा दो कुछ दिन के लिए। हाँ। सही है, ओके। ये अपना बच्चा लेके अपने माँ बाप के पास इसकी बीवी चली गई। बोला काशिफ भाई जब वो गई उसकी दूसरी रात से मुझे वो लड़की जिसको मेरी बीवी ने मारा है वो मेरे घर में घूमती हुई नजर आई। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। उस बंदे को पता चल चुका था कि इसकी बीवी ने इसको मार दिया? नहीं, वो तो मुझे स्टोरी बता रहा है, किस्सा बता रहा है ना अपना। उसके बाद तो उसको पता चल गया था ना। ओके। तो जिसको मेरी बीवी ने मारा है, अब वो लड़की बरी हुई मेरे घर में घूमते हुए मुझे नजर आ रही है। बोला मैं उठा, इसको कहाँ पता चलता है, कैसे पता चलता है? ये उसको बोलता है तुम तो मर चुकी हो, तो अब तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? तो वो कहती है जब तक मैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा।
जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। तुम्हारी बीवी ने मुझे इस तरह से मारा है और मैं अब बदला लेके छोड़ूंगी तुम लोगों से। अब जब ये बात करता है, उसकी सुनता है तो बड़ा शौक पे आ जाता है कि मेरी बीवी किसी का मर्डर भी कर सकती है, लेकिन उसको वही बात आ जाती है दिमाग में, जब वो मुझे मार सकती है तो ये क्या चीज़ है। ये क्या करता है, अपने ससुर को फ़ोन करता है कि अंकल ये मसला है और आपकी बेटी से ऐसा ऐसा हुआ है, और जो लड़की मरी है उसका जो करीन है, जो हमजाद है या जो उसका जिन है, जो भी है, वो हमारे घर पे आ रहा है, वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी बीवी को भी मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इसका हम कोई इलाज निकालते हैं, किसी से बात करते हैं। एक कहता है काश भाई, एक मेरा ससुर एक आमिल को पकड़ता है। आमिल जो है वो पढ़ने के लिए, तावीज़ जलाने के लिए, बाजू में बांधने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे देता है। कहता है ये लड़की को बांध दो, ये बच्चे को बांध दो और ये उसके बाप को बांध दो, तो ये महफूज रहेंगे। बोला काशी भाई होता उसके बाद ये है कि मैं जिस होटल में जॉब कर रहा होता हूँ उसमें पता नहीं कहाँ से आग लगती है, आग लगने के बाद वो होटल जल जाती है और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फारिग हो जाते हैं। मेरी बेगम को मैं अपने घर पर ले आता हूँ, हमारे पता नहीं क्यों झगड़े इतने बढ़ते हैं कि बात तलाक पर आ जाती है और मेरी बीवी मुझसे तलाक लेके चली जाती है। जब वो तलाक लेके चली जाती है तो उसके 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है मेरे ससुर का कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है। बोला काशी भाई मेरी पागलों वाली हालत, मैं उनके घर भागता हूँ क्योंकि मेरा वास्ता तो रहता नहीं है, लेकिन औलाद तो मेरी होती है, बेटा तो मेरा था, वो बच्चा मेरा था। मुझे ये शक होता है कि मेरी बीवी ने ही मारा है उसे। बोला मैं अपनी बीवी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता हूँ पुलिस में। मैंने अपनी बीवी के खिलाफ 2 मर्डर्स की FIR करवाई, एक अपने बच्चे की और एक दूसरा उस औरत की, ताकि उसको भी सुकून मिल जाए कि मैंने उसको सजा दिलवाई है। खैर पुलिस जब छानबीन करती है, सब कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी तलाक हुई है तो आप दुश्मनी में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने उस लड़की के घर तक जाके मालूम किया है तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लड़की को रात में ही सोते हुए हार्ट अटैक आया है और कोई उसमें वो चीज़ नहीं थी कि किसी ने मर्डर किया है, जहर वाली चीज़ नहीं थी। हाँ, तो कहते हैं कि पुलिस कहती है कि ठीक है अगर इतना ज़्यादा है तो हम उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि मौत किस तरह से। अच्छा जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो इत्तेफाक की बात ये होती है कि उसमें कहीं ऐसा कोई साइन नहीं मिलता कि इसको जहर देके मारा गया है। अब जब ऐसा कोई साइन नहीं मिलता जहर देके मारा गया है तो ये और परेशान होता है, बोलता है ये तो उल्टा केस मेरे ऊपर बन जाएगा, क्योंकि कत्ल का इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर इटसेल्फ एक अपना एक जो है गैर कानूनी है, उस पर सज़ा होती है। खैर ये बड़ा डर जाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। बहरहाल लोग कहते हैं आप शरीफ बंदे हैं इसलिए इसको केस को यहीं पे ख़त्म करते और आप इस तरह से अब नहीं करते। अब होता क्या है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो लड़की इसके घर में अजीब व गरीब किस्म के रूप धार के जो मर जाती है वो आती है, कभी बच्चा बन के आती है, कभी औरत बन के आती है, कभी किस शक्ल में, और आके इसके जिस्म पर निशान मारती है, ज़ख्म देती है, इसको तकलीफ़ देती है। खैर वो जो इसको आमिल तावीज़ शावीज़ देता है उससे कोई ख़ास इनको अफाका नहीं होता। तो कहता है डॉक्टर काशिफ अब मेरा घर तबाह हो गया, बिजनेस चला गया, नौकरी चली गई, कर्जदार हो गया हूँ, मजबूर होकर मैं आपके पास आया हूँ कि मेरी खुदारा इस मामले में कोई मदद करो। ठीक है। अब जब इसने मुझे सारी बातें सच्ची बताई, क्लियर बताई कि ऐसा हुआ ऐसा वैसा, तो अब मुझे लगा कि ये बंदा सही है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। खैर मैं इसे कहता हूँ ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे पास कल आ जाना और जब तुम कल आओ तो ये चीज़ें अपने साथ लेते आना। अच्छा पता नहीं क्यों मेरे 6 सेंस ना इस मामले में बड़े तेज़ होते हैं। ये दूसरे दिन आता है अपने साथ, वो कोई चीज़ नहीं लाता जो मैं इससे मंगवाता हूँ,
अच्छा वो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, मैं फिर भी इसे कहता हूँ कि तुम ले आना, क्योंकि मेरी एक छठी हिस्स काम करना शुरू कहीं ना कहीं कर रही होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़, मजीद गड़बड़, सर मैं एंड समझ गया, चलें। मजीद गड़बड़ है। ठीक है, ये सामान नहीं ले आता, मैं ऐसे कहता हूँ। अच्छा तुमने देखा है मेरे लाउंज में एक सेंटर टेबल है, छोटी सी सेंटर टेबल है। हाँ बिल्कुल है। तो उस सेंटर टेबल पर मैं ज़मीन पर बैठता हूँ, उसे भी अपने सामने बिठाता हूँ। मैंने कहा बैठो मेरे सामने। अब मैं उसे कहता हूँ कि मेरे पास कुछ सामान है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपने हाथों से उस पर कुछ लिखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हारी इससे जान छुड़वाता हूँ। बोलता ठीक है, सही है। ये क्या करता है, जब मैं इसको सारी चीज़ें सामने रखता हूँ तो ये उनको हाथ नहीं लगा सकता। मैं इसको कहता हूँ लिखो, कहता है नहीं मैं नहीं लिख रहा, आप खुद ही लिख दो, मुझे ये मसला है मुझे। मैंने कहा भाई देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम्हें जान छुड़वानी है, तुम्हें इस पे लिखना पड़ेगा। ये ना अचानक से तेज में आ जाता, मैं कह रहा हूँ तुमसे मैंने नहीं लिखना, तो मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा बेटा ये मामला है। वो टेबल के पास तुमने देखा है, बिल्कुल सोफा के ऊपर एक लंबा शीशा लगा हुआ है मेरे। हाँ है। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा चलो रुको, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ, चलो तुम ये नहीं लिखो। मैं इसके पीछे जाता हूँ, इसको यूँ खड़ा करता हूँ, शीशे में इसका अक्स नहीं होता। मैं कहता हूँ बेटा बाप से उस्तादी। अच्छा ये मैं एंड समझ गया था, जहाँ पे आपने बोला ना सामान वाला। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जो सामान मैंने उसको दिया वो ज़बरदस्ती मैं इसके हाथ में थमाता हूँ, तो एक इसके हाथ में जलन, और जिस तरह हाथ गर्म होते हैं ना आग की तरह, ऐसा होना शुरू हो जाता है। ये कहता है मुझे छोड़ काशो, मुझे छोड़, मुझे छोड़। मैं से अब मुझे तू सच बताएगा, क्योंकि अब वो मेरे बिल्कुल कंट्रोल में होता है। मैंने कहा अब तू मुझे सच बताएगा मामला क्या है। बोला मेरी बीवी को भी मैंने मारा है, उस लड़की को भी मैंने मारा है, और जब मैं उनको मार रहा था मैंने अपनी बीवी को गला दबा के मारा है, और मैंने उस लड़की को वो जो जहर मैं कह रहा था कि मेरी बीवी ने दिया है, वो जहर मैंने दिया होता है। तो मैंने कहा वो तो तूने कर दिया, तू कैसे मरा। कहता है मेरी बीवी मरते मरते उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी ताकत थी कि जब मैंने उसको मारा उसके साथ मेरा दम घुटना शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था मुझे मेरा कोई गला दबा रहा है। बोला जब वो मरती है तो साथ में मेरी मौत भी हो जाती है, मुझे आज़ादी करवाओ, मुझे आज़ाद करवाओ, मैं इस तरह से भटक रहा हूँ, मेरी जो है ना मुझे चैन नहीं है। बच्चे को, बच्चा तो ऑलरेडी मर चुका था, बच्चे को तो मार दिया था, और बच्चे को भी इसी ने ही मारा था, बच्चे को भी इसी ने मारा। बच्चे को भी इसी ने ही मारा था। खैर उसके बाद मैं कहता हूँ कि चल ठीक है, मैं इसका हाथ हटाता हूँ। आशी जब हाथ हटाता हूँ, ये इतनी गंदी शक्ल का, जैसे जला हुआ इंसान होता है ना पूरा। अब तुमने कभी ताज़ा जला हुआ इंसान देखा है, चमड़ी उतरी हुई और गोश्त और इस तरह से। हाँ। मैं इसे देखता हूँ, कहता हूँ कि यार ये तेरी सज़ा है इसी दुनिया की। कह रहा है नहीं मुझे बख्श दो यार, मुझे बख्श करवा दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तुमने एक देखा है मेरे फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा फिश टैंक पड़ा हुआ है, शायद तुमने ना देखा हो मेरे अपार्टमेंट में। तो मैं उस फिश टैंक में मैंने कुछ पुरानी चीज़ें, कोई पत्ते और इस तरह की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और मुझे फिर उस पर फिर मैंने अभी वो लोटस के सीड्स डाल दिए हैं, तो वो उसमें लोटस उगा रहा हूँ, उसको मैंने खाली कर दिया। उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने निकाल के इसके दिल के पास यहाँ पे वो रखी हैं, और एक मुझे एहसास हुआ एक ठंडक का, एक ठंड का एहसास, और उसके बाद वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। कहाँ से आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, वो किस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। अब तुम्हें याद है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इन सारे कामों के बाद, अक्सर मुझे वही घबराहट शुरू हो गई, मेरे हाथ पांव बहुत भारी हो गए। मैंने जाके शावर लिया, गुस्ल किया,
वापस बेड पर आया, मैंने उसकी बीवी को और उस औरत को अपने सामने खड़े होते हुए देखा, जो मुझे ये कह रही थी कि तुमने हमारे गुनहगार के साथ ऐसा किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये क्या चीज होगी? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा बीवी हो, ये हाथ है, मुझे मेरे पीछे किन चक्करों में पड़ गई हो। खैर मेरा तो कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अपना वही रूटीन का जिक्र और वो सारी चीज़ें वो करता रहता हूँ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। कभी माली नुकसान हो जाता था, फाइनेंशियल, कभी मेरी सेहत बहुत ख़राब हो जाती थी। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त मुर्शिद थे, मुर्शिद ने मुझे जो है वो बहुत हेल्प आउट किया, मुझे पढ़ाइयाँ दी, मुझ पर दम किए, मेरे साथ रहे, तो वो चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। वो फिर उसके बाद मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। रिसेंटली मुझे कल नुकसान हुआ, और एक भी नहीं, दो बड़े नुकसान हुए कल। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरी जो दूसरी गाड़ी है काली वाली, वो बैठे बैठे उसका जो रेयर स्क्रीन है उसने धमाका दिया। ठीक है, हो सकता है अंदर के प्रेशर और इस तरह की वजह से वो हुआ हो, लेकिन ऐसा सच कोई प्रेशर उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों का मौसम है, ठीक है, तो गाड़ी का उसका वो मैं कम यूज़ भी कम करता हूँ उसको ना। धमाका हुआ तो मैं ऊपर था अपार्टमेंट में, तो वो धमाका इतना था कि ऊपर तक सुनाई दिया। चौकीदार जो है वो मेन गेट से दो भागते हुए आए, उन्होंने आके इधर उधर देखना शुरू किया, कहाँ से धमाका हुआ, एक बिजली की तरह एक स्पार्क हुआ है। तो उन्होंने आके देखा कि जी मेरी गाड़ी का शीशा उड़ा हुआ है, रेयर स्क्रीन उड़ा हुआ है। मुझे बुलाया इन्होंने, मैं नीचे गया, मैंने कहा भाई ये तो धमाका मैंने भी सुना है। बोला यहाँ से आपकी गाड़ी से एक बहुत बुरे तरीके का स्पार्क हुआ है, और गाड़ी का शीशा आपका, हमने चेक करने के लिए आए तो हमने देखा चेक आपकी गाड़ी का शीशा उड़ा हुआ है। उस वक्त कोई था भी नहीं कि कोई बच्चा, कोई मैं खेलूं, कहूं कि कोई पार्क में कोई खेल रहा हो पार्किंग में, या कोई और बच्चे हो, नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। दूसरा नुकसान, एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान भूल गया, नहीं बताना नहीं चाह रहा। दूसरा नुकसान है एक, वो किसी इंसान से रिलेटेड है। अच्छा, सही है, और किसी बहुत करीबी इंसान से रिलेटेड है, और उसको लेके ना मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत सेंसिटिव हूँ उस इंसान को लेके। उस इंसान के ऊपर थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी तकलीफ, मिसाल के तौर पे अगर उससे वो सुई भी चुभती है ना, इंजेक्शन भी लगती है, या कोई मेडिसिन के लिए भी कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ कोई उसको प्रिक करता है, तो मेरा ना दिमाग उस वक्त घूम जाता है कि इसको ये तकलीफ भी क्यों हुई। तो दूसरा नुकसान मुझे उससे रिलेटेड हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत एक ट्रॉमा है, बड़ा ट्रॉमा है, और अल्लाह करे कि सब सही हो जाए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। चलो आप डॉक्टर साहब सवाल पर आए। एक अभी कल परसों एक चीज़ मेरे सामने आई ना, पर एक स्टोरी मेरे सामने आई। एक लड़की है जो कहती है कि सर मैं जॉब पर भी नहीं जा सकती। मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि वो जॉब पर जाती है वैसे रेगुलर, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि एक कोई मखसूस कोई दिन आते हैं महीने में 3 से 4 दिन, वो बिल्कुल छुट्टी लेके घर पे बैठ जाती है। समझ गया मैंने। तो मैं जा नहीं रही हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब, और फिर बड़े दबे लफ्ज़ों में उसने बताया कि मेरे साथ जो है ना वो अमल है जिन्नाती कुछ, ठीक है।
तो वो चीज़ें जब मेरे पर होती हैं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये स्टोरी तो एक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दूसरी स्टोरी ये है कि वो जो बंदी है, अब वो इन्वॉल्व हुई है किसी बंदे के साथ, ठीक है। वही बंदी। हाँ, वही बंदी। तो अब जब जो उसके साथ चीज जुड़ी हुई है, वो उसको रहने नहीं देती है, कभी कैसी हो जाती है तो कभी कैसी हो जाती है। तो अब क्या वो चीज इसके उस रिलेशन को खराब करेगी, बहुत खराब करेगी। देखो, सबसे पहली बात, तुमने ढके छुपे लफ्जों में बताया, लेकिन मैं क्लियर लफ्जों में बताता हूँ। जब किसी लड़की को या औरत को पीरियड्स आए हुए होते हैं तो वो उनकी नापाकी की हालत होती है। शैतानी जिन्नात हमेशा नापाकी की हालत में ही करीब जाते हैं, औरत के या मर्द के, ठीक है। तो उसके साथ जो उनका रिश्ता जो बना है वो उसी नापाकी की हालत में ही बना है। पहली चीज, अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग इस नापाकी की हालत में शादी भी कर लेते हैं, इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन जिन्नात उससे शादी कर लेते हैं। इंसान को ख्वाब आते हैं, अजीबो गरीब शख्स है शक्ल का, कोई शादी की महफिल है, उसका निकाह हो रहा है, लोग बैठे हैं, तो ये साइन होती है कि जिन्नात ने, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त यही साइन हो, लेकिन मोस्टली साइन ये होता है कि जिन्नात में से किसी एक ने आपसे शादी कर ली है। पहली चीज़। अब जब शादी कर ली है तो वो अपनी बीवी को लेके इतना पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो जिन्नाती और जिन हो, फीमेल जिन हो, जिन्नी हो या औरत हो, नॉर्मल इंसान। अगर जिन सिंसियर होता है तो फिर पॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा। इनके रिश्ते को ख़राब करने की वो जितनी हद तक जा सकता है उतना जाएगा। उसमें ये करेगा कि इस लड़की की तबीयत ख़राब करेगा, इस लड़की के ऊपर हावी होके ये दिखाएगा कि लड़की पागल है, ताकि कोई भी इससे शादी ना करे। दूसरा, इस लड़की का मूड स्विंग्स इस लड़की के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होंगे। मतलब अगर वो तुमसे हंसते हंसते बात कर रही है और तुम्हारे मुंह से ऐसे ही मजाक में कोई चुटकुला निकल गया, कोई हल्की सी बात निकल गई, वो अगर 0 की स्पीड पर चल रही होगी तो वो 100 तक पहुंच जाएगी। मतलब वो हाइपर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी या हो जाएगा। मैं दोनों सूरतों की बात कर रहा हूँ। सही है। दूसरी साइन उसकी ये है, एक तो ये साइन है जो मैंने तुम्हें बताई, दूसरी ये साइन है उस लड़की को अकेला रहना पसंद होगा, तन्हाई पसंद हो जाएगी, लोगों में उसका दिल नहीं लगेगा। वो कहेगी कि मैं अकेली बैठी रहूं, मैं किसी से बात ना करूं, कोई मुझसे बात ना करे, वो अपने मुंह बात करेगी। तीसरी साइन, वो शीशे के सामने खड़ी होगी अपने आप को। अबे यार, ये तो हर किसी में होता है। नहीं, उसके साथ ये साइंस भी है ना, साथ में जो साइंस बता रहा हूँ, ठीक है, वो फजूल में तैयार होती रहेगी, ठीक है। दूसरा, उसकी डिजायर्स की लेवल बढ़ी हुई होगी, लड़का हो या लड़की हो, फिजिकल डिजायर्स की लेवल आम इंसान से बढ़ी हुई होगी। हमारे एक दोस्त के साथ भी मसला है। हाँ, तो वो मुझे पता है वो दोस्त कौन है तुम्हारा। तो लेकिन वो उस तरह का नहीं, वो तो पैदाइशी कमीना है। चलो, अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ। देखें, अभी बातें ऐसी खुली हैं तो बातों से बातें। लेट्स सपोज मेरे घर में आपने मुझे एक तस्वीर दी थी जिसकी मैंने वो पेपर प्लास्टिक करके लगा दी है, ठीक है। तो वो मेरे अपने एंट्री दरवाजों पर जितने भी मैंने वो लगाई हुई है, ओके। अब अगर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हों, तो क्या वो उस चीज को क्रॉस कर सकता है, मेरे घर में दाखिल हो सकता है? हो सकता है, दाखिल हो सकता है, नुकसान नहीं दे सकता। वो शख्स दाखिल हो रहा है ना, वो चीज तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो रही। और अगर ऐसी कोई चीज हो जिसको आप, जैसे वो नहीं होती, एक बैरियर लगा दो कि भाई अगर इस बंदे के साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें वो बाहर आ जाए, अंदर ना जाए। वो ये जो चीजें काम कर, छलनी का काम कर रही है,
चाय बनाते हो, छानते हो ना, चाय निकलती है, पत्ती रह जाती है। तो तुम्हारे घर में ऐसे कोई एंटर हो रहा है, जब वो इस जगह से गुजरेगा तो वो नेगेटिव चीज तुम्हारी बाहर रुक जाएगी। तुम्हारे अंदर वो घर में वो बंदा आएगा और तुम्हें सब हकीकत बताएगा भी, तुमसे बातें शेयर भी करेगा, ये होता है वो होता है। तुम्हारे घर में उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को बाहर छोड़कर आए। जैसे ही यहाँ से निकली। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है, ये आप लोगों के लिए भी टिप होगा, कि कहते हैं कि अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो एक पानी के गिलास में आप नींबू डाल दें। अगर नींबू तैर रहा हो तो मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन अगर डूब जाए तो मतलब नेगेटिव एनर्जीज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक इंडियन को सुना था। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नेगेटिव एनर्जीज हर उस घर में होती हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र ना या बहुत कम होता है या नहीं होता। वो घर नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। हमारे जितने भी वॉशरूम, अभी में तुम वॉशरूम के बाहर तो ये लगा नहीं सकते, इसलिए कहते हैं वॉशरूम में जाने की एक मखसूस दुआ है जो पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव चीजें आपके वॉशरूम में मौजूद होती हैं हर वक्त। और अब तो वैसे ही वो अटैच बात हो गया। अटैच बात, ये सबसे ज्यादा गलत जो चीज है ना, वो अटैच बात। दूसरी बात बताता हूँ, कभी अपने उतारे हुए कपड़े जो आपने उतारे हैं वॉशरूम में हैंग ना करें, पहली चीज। दूसरा, वो कपड़े उतारे हुए अपने रूम में भी हैंग ना करें। वे तो कहाँ करें भाई? भाई बास्केट बनाओ जिसमें मैले कपड़े डालते हैं, उसमें डालो, उसको ढक्कन लगा के रखो, धुलने के है ना। रीयूज ना करो। वॉशरूम मतलब में एक बार उतर गए तो उसको वापस दोबारा ना पहनो। यार, जो वॉशरूम में देखो, खर्चा बढ़ा रहे हो। नहीं, जो वॉशरूम में आपके कपड़े हैंग हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो कमरे में हैंग हो रहे हैं उनकी बात कर। देखो, आप मुझे बताओ, आपके कमरे में और आपके वॉशरूम में, कमरे में जब आप सोते हो तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको सुकून की नींद भी आती है। अगर आपके कमरे में नेगेटिव एनर्जीज हो तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, पहली चीज। वॉशरूम की बात इसलिए मना कर रहा हूँ कि वॉशरूम में हर वक्त गंद, बला, गलाजत, इस तरह की चीजें रहती हैं, नापाक चीजें होती हैं। आपने वहां पे कपड़े हैंग किए, आपने उतार के वहां से दोबारा पहन लिए, वो नेगेटिव एनर्जीज का असर आपके जिस्म पर आना शुरू हो गया। आप बाहर से कहीं से होकर आए हो, आपको नहीं पता आप किन किन चीजों से टकराते हुए आए हो, आपको नहीं पता आप कितनी नेगेटिव लोगों से, उनकी नेगेटिव वाइब से टकराते हुए आप अपने घर में दाखिल हुए हो। आपने वो कपड़े उतार के अपने कमरे में हैंग कर लिए। अब जो आपके कमरे में पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव चीज़ है, उन कपड़ों के नेगेटिव लोगों के असर की वजह से आपके कमरे में एक नेगेटिविटी का अंसर चल जाता है। तो या तो एक छोटा सा, जिस तरह से स्टोर हो, याद है पुराने जमाने में स्टोर हुआ करते थे, छोटा सा कमरा होता था जिसमें बिस्तर भी पड़े हुए होते थे, कपड़े भी हैंग होते थे। तुम पुराने लोगों को देख लेना जो बड़ी उम्र के, वो कभी भी अपने कमरे में कपड़े टांगने के लिए वो चिटकी नहीं लगाते थे, वो कपड़े हमेशा कहीं और टांगते थे। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज बहुत सारी, अब लंबी कहानी पे चले गए, बहुत सारे लंबे सवालात पे भी चले गए। खैर, आप लोगों के पास भी अगर कोई सवालात है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। और डॉक्टर साहब कमेंट्स के जवाब तो आप दे रहे हो मेरा ख्याल। मैं तो दे रहा हूँ। चलिए, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमने क्या आप लोगों से इजाज़त, हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।